हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेनिशिया क्लासेस। पीटी 365 की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो आज जो है देखिए हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पूरा पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीसीज इन न्यूज, यानी कि जो सुर्खियों में रही प्रजातियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज में था सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया था। टाइगर रिजर्व देख लिया था, दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर के प्लीज देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है देखते हैं, सबसे पहला हंगूल के बारे में देख लेते हैं, जो कि जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है हंगूल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हंगूल कश्मीरी स्टैग की संख्या 10% तक वृद्धि हुई है। न्यूज में तभी रहेगा या तो वृद्धि होगी या तो कोई उनको थ्रेटेंड होगा, यानी कि हानि होगा, कमी होगी, ये इस चलते हुए न्यूज में रहता है। तो हंगूल कश्मीरी स्टैग की संख्या में 10% तक वृद्धि हुई है, इसलिए ये न्यूज में है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हंगूल का पूरा बना हुआ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी स्थिति कैसी है, तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अगर स्थिति देखें, उसके रेड लिस्ट में इनकी स्थिति देखें, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत देखें तो शेड्यूल 1 में रखा जाएगा। साइट्स के में देखें तो परसिस्ट 1 में रखा जाएगा। यूपीएससी में, यूपीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइट्स क्या है, साइट्स जो है अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था पूरा लेक्चर में। ठीक है, तो साइट्स जो है कि जो स्पीसीज हैं उनके व्यापार पे, व्यापार की वजह से चाहे फ्लोरा हो फौना हो, ठीक है, उन पे जो हानि पहुंच रहा है उसके लिए पूरा बनाया गया है, जांच पड़ताल करने के लिए, परीक्षण करने के लिए साइट्स बनाई गई, तो उसके परसिस्ट 1 में इसको रखा गया है। अब यहाँ इसे स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। 22 प्रजातियों की सूची में हंगूल को रखा गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेषता देख लेते हैं हंगूल कहाँ पे है, तो ये मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है। यह कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्र में की स्थानिक प्रजाति है, यानी कि वहां पे ये पाई जाती है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रजाति जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमालय, सॉरी हिमाचल प्रदेश, यानी कि आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कहीं पे है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे है, ठीक है, उत्तरी हिमाचल में कि ऊंची घाटियां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको इसीलिए कश्मीरी स्टैग की भी उपाधि मिली है, कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, हंगूल है। ठीक है ना। कश्मीर में यह मुख्य रूप से दाचिकामा नेशनल पार्क, तो दाचिकामा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है, तो दाचिकामा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे ये पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये दाचिकामा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर संरक्षण के उपाय देखें तो प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया है। जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पक्षी है, पशु है, सॉरी पक्षी नहीं है, पशु है ना। तो राजकीय किसका, जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पशु है, ये चीज है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा देख लेते हैं नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना चलाई है। तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु सरकार, यानी कि तमिलनाडु का जो होगा पर्यावास इनका तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, वहां का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाए जाते होंगे। ये जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, नीलगिरी तहर है। ठीक है, IUCN की स्थिति में इंडेंजर्ड है ये। अगर देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत तो शेड्यूल 1 में रखा गया है इनको। अगर यहाँ पे देखिए जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है, 22 प्रजातियों को शामिल किया गया है, उस सूची में इसको भी शामिल किया गया है। विशेषता देखते हैं तो नीलगिरी तहर जो है वो भारत में अन्य समान खूर वाली 12 प्रजातियों में दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खूर वाली प्रजाति है। स्थानीय रूप से इनको क्या कहा जाता है, तो इनको वेरायाडू कहा जाता था। ठीक है, तो इनको वरयाडू कहा जाता है स्थानीय रूप से। दो महाकाव्य यानी कि यहाँ पे है सिलप्पाधिकारम और यहाँ पे शिव कासिंदमणि में नीलगिरी तहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सिलप्पाधिकारम और शिव का सिंधमढ़ी जो है ये दक्षिण भारत के महाकाव्य हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है नीलगिरी तहर का। पर्यावास की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के स्थानिक हैं, यानी कि आप इंडिया के मैप देखें तो ये है पूरा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये है आपका पूर्वी घाट, तो यहाँ पे ये पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या है, ये केरला है, और ये क्या है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पे ये क्या है, केरल और तमिलनाडु ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एराविकुलम नेशनल पार्क एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क है कहाँ पे, केरला में स्थित है। ठीक है, ये चीज याद कीजिए कि ये है कहाँ पे, तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, केरला में है अन्नामलाई की पहाड़ी, वहां पे स्थित है। वहां पे ये पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, नीलगिरी तहर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। संरक्षण के उपाय क्या किए गए हैं, तो ये तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है। जैसे जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हंगूल है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तमिलनाडु सरकार की राजकीय पक्षी क्या है तमिलनाडु की, तो वो है नीलगिरी तहर। ठीक है, तमिलनाडु ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस घोषित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है नीलगिरी तहर डे कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड स्पीसीज की बात करें तो थर्ड जो न्यूज में रहा साल भर वो है संगाई हिरण। संगाई हिरण के बारे में देख लेते हैं। तो जो संगाई हिरण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे चित्र में दिया है संगाई हिरण, ठीक है। अब ये जो मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर सरकार ने यह आशंका प्रकट की कि लोकटक लेक कहाँ पे है, ये चीज भी याद कीजिएगा, लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है, ठीक है। वहां पे जल विद्युत परियोजना जो चलाई जा रही है उसमें संगाई हिरण का को नुकसान पहुंच सकती है। ये मणिपुर सरकार ने आशंका जताई कि जो लोकटक लेक पे संगाई हिरण को नुकसान पहुंचा जा सकता है जो जल विद्युत परियोजना बन रही है उसकी वजह से। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो आयुसीन की अगर स्थिति देखें यहाँ पे तो इंडेंजर्ड स्थिति है इनकी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत अगर बात करें तो ये जो है शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, ठीक है। और अगर परसिस्ट साइट्स की बात करें तो परसिस्ट 1 में रखा गया है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत जो 22 प्रजातियों की सूची में इनको भी शामिल किया गया है संगाई हिरण को। संगाई हिरण निवासी कहाँ के हैं, ये पर्यावास की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पे विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए विशेषता में क्या है, यह मध्यम आकार का हिरण है एक तरह से, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसकी विशिष्ट रूप से अनोखे सिंगों, देखिए ये जो सिंग है ना इसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये सिंग आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डांसिंग डियर किसे कहा जाता है, तो संगाई हिरण को डांसिंग डियर कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है संगाई हिरण जो डांसिंग डियर है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको मणिपुर दे देगा, असम दे देगा, मेघालय दे देगा, ठीक है, और कोई राज्य दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो मणिपुर में पाया जाता है। पर्यावास देखिए यहाँ पे तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है आपका मणिपुर में। संगाई हिरण यहाँ पे पाया जाता है। तो एकमात्र अगर प्राकृतिक पर्यावास बोले तो कहाँ पे है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है, ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पे है, तो लोकटक लेक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही है। पूर्वोत्तर भारत की जो ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, ये चीज भी याद रखिएगा लोकटक लेक के बारे में। ये है कहाँ पे, तो ये मणिपुर में स्थित है लोकटक लेक, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये याद कीजिएगा आप लोग की जो लोकटक लेक है ये पूर्वोत्तर भारत की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगर आप मैप बनाइए तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो इस नॉर्थ ईस्ट में ताजा जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक लेक है, लोकटक झील है, ये चीज याद रखिएगा। यह झील तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है जिसे फूमदी कहा जाता है। तो एकमात्र झील जिसपे तैरता हुआ, तो ये तैरते हुए जो फूमदी है, फूमदी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लोकटक लेक में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे झील जो है वो तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करें तो इसके तहत लोकटक लेक को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी नामित किया गया है। रामसर कन्वेंशन ये याद कीजिएगा, रामसर जो है ईरान का एक शहर है जहां पे रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, ठीक है। कब से ये लागू हुआ, तो 1975 से लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो आर्द्रभूमि वेटलैंड साइट लिए जाते हैं जो इंटरनेशनल जिनका महत्व रहता है। इसमें लोकटक लेक को भी शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे 75 होगा, सॉरी 55 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है। संरक्षण के उपाय क्या किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मणिपुर का ये राजकीय पशु है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, सीधे सीधे याद करते चलिए, यूपी पीसीएस हुआ, कोई भी स्टेट पीसीएस हुआ, एग्जाम ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में। और इनके बारे में अगर आईयूसीएन में स्थिति क्या है, इनकी किस अनुसूची में रखा गया, ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो देखिए हंगुल जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो ये कहाँ का, कश्मीर का है। नीलगिरी तहर की बात करें तो ये तमिलनाडु का क्या है, राजकीय पशु है। और नीलगिरी तहर डे कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अगर बात करें संगाई हिरण की, तो ये मणिपुर का राजकीय पशु है। कहाँ पे इनका प्राकृतिक पर्यावास है, नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है इनका, तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यहाँ इनका ये नेचुरल हैबिटेट है। लोकटक लेक जो है यहाँ, लोकटक लेक यहाँ पे पाए जाते हैं, लोकटक लेक केबुल लामजाओ पार्क में ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बायोमास के लिए तैरते हुए यहाँ पे फूमदी पाए जाते हैं, इसके लिए फेमस है। रामसर कन्वेंशन में भी लोकटक लेक को इंटरनेशनल महत्व मिला है आर्द्रभूमि के रूप में, यानी कि वेटलैंड साइट के रूप में, ये भी याद रखिएगा। सारे जितने इसमें पढ़ाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो साल भर करंट में चल रहा है वही यहाँ पे दिया हुआ है। और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी अगर दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आप अगर करंट रिलेटेड करके नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि इन्वायरमेंट में भी अगर 15 क्वेश्चन आता है तो वहां से 10 प्लस क्वेश्चन करंट रिलेटेड ही रहता है। मतलब जो न्यूज में चल रहा है उसी से रिलेटेड आपसे पूछेगा। जैसे मणिपुर का जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क चल रहा है न्यूज में, तो आपको पूछ लेगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित, लोकटक लेक कहाँ पे स्थित है, संगाई हिरण कहाँ के राजकीय पशु हैं, किस राज्य के, तो ये सब न्यूज में चल रहा है तो वही पूछेंगे। इकोनॉमी जो है, बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, क्या क्या इकोनॉमी में नई पॉलिसी लाई गई, ठीक है, ये सब जो है ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड भी करंट ही पूछता है ज्यादातर, ठीक। तो ये चीज देखिएगा आप। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे प्रजाति पेंगोलिन। पेंगोलिन यह वैज्ञानिक ने चीन में अत्यधिक जो इंडेंजर्ड पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये। इनकी अगर हम बात करें आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट आती है उसमें इनकी कैटेगरी क्या है, इंडेंजर्ड है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है पेंगोलिन, ठीक है।
अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत तो इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स की अगर बात करें तो साइट्स में इनको परसिस्ट 1 में रखा गया है। ये चीज याद रखिएगा, ये सारे याद करते चलिए, ठीक है। विशेषताएं अगर देखें तो ये पृथ्वी में पाया जाने वाला एकमात्र स्तनधारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूरी तरह से सल्कों से ढका हुआ। तो एकमात्र स्तनधारी जो कि पूरी तरीके से सल्कों से ढका हुआ है, ये सल्क है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो पूरी तरह के सल्कों से ढका हुआ है। वयस्क नर का जो आकार मादा से लगभग 1/3 बड़ा होता है। और यहाँ पे तो ये चीज याद रखिए, एकमात्र जो है स्तनधारी जो कि पूरी तरीके से किससे ढका हुआ है, सल्कों से ढका हुआ है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। अब ये जो यदि खतरा हो तो तुरंत एक सख्त गेंद के रूप में ये क्या करता है, ले लेता है। ये चीज है यहाँ पे। पर्यावास की बात करें तो नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो नेचुरली अगर देखें तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। काले पेट वाला पेंगोलिन जो है, सफेद पेट वाला पेंगोलिन, और विशाल ग्राउंड पेंगोलिन, और यहाँ पे है केमनिक ग्राउंड पेंगोलिन, ठीक है। ये 4 प्रजातियां हैं पेंगोलिन की जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। एशिया में भी इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारतीय पेंगोलिन है, ठीक है, फिलीपीन पेंगोलिन है जो फिलीपींस में है, सुंडा पेंगोलिन है, और चीनी पेंगोलिन है। तो अफ्रीका में 4 प्रजातियां, और 4 प्रजातियां आपकी भारतीय एशिया में पाई जाती हैं, जिसमें कि भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन और सुंडा और चीनी आए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो न्यूज में रहा साल भर, तो हुलॉक गिब्बन, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे होंगे, हुलॉक गिब्बन का भी यहाँ पे बना हुआ है पूरा। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो चीन में गिब्बन पर आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के एकमात्र कपि यानी कि यहाँ पे हुलॉक गिब्बन की संरक्षण स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, ठीक है। ये क्या है, ये बंदर या लंगूर है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हुलॉक गिब्बन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए इनकी स्थिति देखते हैं। आईयूसीएन की अगर स्थिति देखें तो पश्चिमी हुलॉक गिब्बन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगर पूर्वी हिलॉक गिब्बन की देखें तो उसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स की बात करें तो परसिस्ट 1 में इसको रखा गया है, किसको, हुलॉक गिब्बन को। विशेषता देखते हैं तो गिब्बन सभी कपी में सबसे छोटा और सबसे तेज होता है। तो ये सबसे जितने भी कपी यानी कि बंदर चाहे लंगूर, ये देखिए आप, प्रजाति बंदर की जो प्रजाति होती है मंकी की, उससे सबसे छोटा होता है और सबसे तेज होता है, ठीक है। आमतौर पर ये नदियों के पास पाया जाता है। ये सर्वाहारी होता है, ठीक है। और यह फल, कीड़े मकोड़े, पत्तियों, ये सब खा करके ये जीवित रहते हैं। अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें कहाँ पे है, तो ये एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रेंज है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। और हुलॉक गिब्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है। यह भारत की केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट देगा आपको एक दो। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको ये दे सकता है कि भारत में केवल नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाए जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ही ये केवल पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। और ये सभी जितनी कपी की प्रजातियां हैं उसमें सबसे छोटे होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। कहाँ पे है इनका, अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो ये है एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग आप अगर आप लेंगे तो यहाँ पे इधर आइएगा आप, तो इधर में थोड़ा सा रूस चाइना आ जाएगा आपका, और इधर में आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इंडिया का, अगर इंडिया की देखे, इंडिया की बात करें तो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो यानी कि यहाँ पे दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्क्वेरल है, नामदफा में पाया गया। तो नामदफा नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। नामदफा जो है फ्लाइंग स्क्वेरल यानी कि उड़ने वाली जो गिलहरी है, ये अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसलिए फेमस है, यहाँ पे इसको याद कीजिएगा। ये पिछले 42 साल से नहीं देखी गई थी। ये तो देखिए माना क्या जाता है कि अगर 50 साल तक कोई प्रजाति नहीं देखी जाती है तो इसको जो है क्या मानते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो गया प्रजाति, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन 42 साल बाद ये फिर से दिखी तो इसको एक्सटिंक्ट नहीं मानेंगे, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानेंगे, ठीक है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ठीक। और यहाँ अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत तो शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। विशेषता क्या है, ये एक रात्रिचर जीव है, यानी कि रात्रि में चलता है। पूर्वोत्तर भारत का ये स्थानिक है। तो एंडेमिक स्तनपायी है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट भारत की, तो ये एंडेमिक स्तनपायी है। अगर प्राप्ति क्षेत्र देखें तो गिलहरी केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यूबीपीसीएस और आरओ यारो ऐसे सवाल पूछते हैं आपको, ए साइड में दे देंगे नेशनल पार्क दे देंगे आपको, बी साइड में आपको दे देंगे स्टेट का नाम दे देंगे, या यूटीज का नाम, स्टेट या यूटीज का आपको नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे नाम दफा हो गया आपको, आपने देखा अल्लाह मलाई के बाद यहाँ पे देख लिया ऊपर में था 2-3 नेशनल पार्क था, तो वो चीज है यहाँ पे दे देगा, ठीक है। दाची दे देगा आपको, आपको बताना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पर्यावास की बात करें तो ये शुष्क पर्णपाती पर्वतीय वनों में मिलती है। ये विशेष रूप से ऐसे वनों की धाराओं के किनारे वृक्षों पर देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
एशियाई जंगली कुत्ता यानी कि जिसको ढोल भी कहा जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, एशियाई जंगली कुत्ता है ये। ये कहाँ पे देखा गया? तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया। कहाँ पे? कर्नाटक में देखा गया, ठीक है। और इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। तो यहाँ पे जो इनकी स्थिति है वो इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत इनको जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है। परसिस्ट 2 में इनको रखा गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइट्स की अभी तक जितनी प्रजातियां पढ़े हम लोग, वो साइट्स की परसिस्ट 1 में आती हैं, लेकिन जो ये एशियाई जंगली कुत्ता है ये परसिस्ट 2 में आता है, ठीक है। इसको ढोल भी कहा जाता है। तो ढोल क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में शामिल है। ये डॉग फैमिली का एक क्या है? मांसाहारी जीव है। पर्यावास की बात करें तो ये कहाँ पे? ये डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव, ये मध्य एवं दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में के जंगलों में पाया जाता है। अगर बात करें इनका नेचुरल हैबिट, तो भारत हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, थाईलैंड, इन देशों में ये पाया जाता है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एटनबरो एक्विडेना। तो ये क्या है? एटनबरो एक्विडेना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे जॉग्लोसस एटनबोरोई इसको कहते हैं, ठीक। तो ये इंडोनेशिया में दुर्लभ है, इंडोनेशिया की प्रजाति है, इंडोनेशिया में ये देखी गई है। क्या है ये? एटनबेरो एक्विडेना। इसको फिर से देखा गया या फिर से खोजा गया। प्रजाति का नाम ब्रिटिश जो प्रकृतिवाद डेविड एटनबरो थे उन्होंने रखा था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया एटनबरो एक्विडेना, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। पहली बार ये 1961 में देखी गई थी, फिर ये पुनः 2023 में देखी गई है, 23-24 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रहा है। अगर इनकी आयुसीएन की बात करें की स्थिति की बात करें आयुसीएन की रेड लिस्ट की, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1961 के बाद अभी देखी गई है, ठीक है। विशेषताएं देखें यहाँ पे, तो जो एक्विडेना है इसकी 4 प्रजातियां होती है। जो 3 है, 3 की जो चोंच यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उनकी चोंच क्या है? लंबी होती है, ठीक है। अगर एक की बात करें तो उसकी चोंच जो है वो लंबी नहीं होती। ये ऐसा दे देता है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहाँ पे पीटी 365 यूपीएससी के लिए बनाया है गया है पूरा। तो आपको देखिए हर एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस में भी बहुत काम आता है, ये पूरा आप पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के पैटर्न पे जाता जा रहा है। तो ये ज्यादा अगर डीप पूछेगा तो यूपीएससी में जाएगा कि 3 चोंच लंबी है, ये सब पूछ लेता है वो। एक्विडेना की कितनी प्रजातियां हैं? तो 4 प्रजातियां हैं, ठीक है। ये इनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है? 1961 के बाद ये 2021 में देखी गई, ये आपको दे सकता है ऑप्शन में, तो नहीं, अभी देखी गई है। ये भी कह सकता है कि ये जो है इनकी स्थिति क्या है? वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो गए हैं, तो नहीं, 1961 के बाद फिर देखेगा तो एक्सटिंक्ट तो होंगे नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति है, ये सब चीज पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके समूह का एकमात्र सदस्य जो है वो डॉग बिल, डॉग बिल्ड यानी कि बत्तख जैसी चोंच वाला जो है वो प्लेटिपस है, ठीक है। वे दांत रहित चोंच से आहार ग्रहण करते हैं। पर्यावरण से अगर बात करें तो इनकी अन्य प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और न्यू गिनी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो एम्परर पेंगुइन देख लेते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एम्परर पेंगुइन ये जो है हालिया अध्ययन में पाया गया, ये भी न्यूज में चल रहा था, इससे यहाँ पे आया है। तो एम्परर जो पेंगुइन है इस सदी के अंत तक आंशिक रूप से विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। अभी विलुप्त क्या, आंशिक रूप से विलुप्त यानी कि एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, क्वासाई एक्सटेंशन में आ गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है गंभीर स्थिति है, इसलिए इसको यहाँ पे न्यूज में आया है, तो ये रखा गया है। अर्धविलुप्त होना यानी कि काशी या यहाँ पे अर्धविलुप्त का मतलब क्वाशी एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि आबादी जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है, भले ही उसमें अभी भी जो है जीवित सदस्य हों, 2-4 होंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि ये विलुप्त होने पे के कगार पे है, नियरली थ्रेटन्ड इनकी आयुसीएन की स्थिति है। अभी विशेषताएं देख लें तो ये पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं और ये पेंगुइन की 18वीं प्रजाति में सबसे बड़ी प्रजाति होती है। जो पेंगुइन की कितनी प्रजाति होती है टोटल? तो 18 प्रजाति होती है, आप देख पा रहे होंगे। इस 18 प्रजाति में सबसे बड़ी प्रजाति जो होती है वो एम्परर पेंगुइन की होती है, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं और ये समुद्र में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। नर पेंगुइन विशेष रूप से अनुकूलित ब्रूड पाउच 65 से लेकर के 75 दिनों की अवधि तक अंडे को यहाँ पे क्या करते हैं? सेते हैं, ये चीज है यहाँ पे। पर्यावास की बात करें तो ये अंटार्कटिका द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अंटार्कटिका का जो बर्फ पिघल रहा है उस पे भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में ये हम लोग पूरा पढ़ भी लिए हैं, अंटार्कटिका पे आर्टिकल पहले ही आ चुका है। मतलब पहले जो इसके 4 या 5 पेज पे हम लोगों ने देखा था पूरा कि उसके कारण पेंगुइन पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मिथुन है, ये प्रजाति के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखा हुआ है चित्र में पूरा। भारतीय खाद्य जो संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि यहाँ पे FSSAI ने मिथुन यानी कि जो यहाँ पे बोर्स फ्रंटलिस है उसको खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल के रूप में माना।
तो ये आपको दे सकता है कि मिथुन क्या है, तो ये फूड एनिमल है, ठीक है। खाद्य पशु ऐसे जानवर को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस यानी कि मानव उपभोग के लिए पाला जाता है। तो क्या है, इनको मानव उपभोग के लिए पाला जाता है, इसे खाद्य पशु कहा जाता है। अगर साइट्स की बात करें तो उसमें परिशिष्ट वन में इनको रखा गया है। विशेषताएं देखें तो ये जो है, ये प्रजाति बोविडे कुल के एक जुगाली करने वाला एक जानवर है। ये गौर यानी कि यहाँ पे भारतीय जो बाइसन जैसे दिखता है, लेकिन इसकी तुलना छोटे आकार का होता है। ये उसकी तुलना में क्या है, भारतीय बाइसन की तुलना में ये छोटे आकार का होता है। पर्यावास की बात करते हुए समुद्र तल से 300 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो ये बांग्लादेश में पाए जाते हैं, म्यांमार में, चाइना में, ये सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। आबादी भारत में, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो सबसे ज्यादा आबादी जो है इनकी भारत में पाई जाती है। कहाँ कहाँ, भारत और भारत के पड़ोसी देश ले लीजिए, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना में पाए जाते हैं। भारत में पर्यावास की बात करें तो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि जो आप नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में भी मिलते हैं, ये चीज है। अगर उपाय देखें तो इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए, तो राजकीय पशु कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है ये, ठीक है। याद कीजिएगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन मिथुन जो है वो किस स्टेट का राजकीय पशु है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है, ठीक है। अगर मिथुन का आईसीएआर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड में स्थापित किया गया है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अब यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ये सारे पशु देखा, जिसमें मिथुन को देखा हम लोगों ने, यहाँ पे एम्परर पेंगुइन को देखा, ठीक है। और यहाँ पे देखा हम लोगों ने एटनबरो एकिडेना को देखा, एशियाई जंगल कुत्ता के बारे में थोड़ा पढ़ा, नामदफा फ्लाइंग स्पैरल के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हुलॉक गिब्बन के बारे में देख लिया। पेंगोलिन के बारे में देखा, पेंगोलिन जो है एकमात्र जो है सल्क सिल्क वाला जो है, यहाँ पे सल्क वाला, सॉरी, जो सल्क बना होता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, सल्क बना है, सल्क वाला स्तनपायी है। और उसके बाद हम लोगों ने संगाई हिरण के बारे में देखा, यहाँ पे नीलगिरी तहर के बारे में देखा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहली बार जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हंगूल कश्मीरी स्टैग के बारे में देखा। तो ये जो रही प्रजातियां सुर्खियों में, ये सारा देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग पूरा पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, जो साल भर न्यूज में रहे बर्ड, उनके बारे में देखेंगे। जैसे जो पक्षी प्रजाति यानी एवियन स्पीसीज जो हैं, उनके बारे में देखेंगे, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेस्टर्न ट्रैपोवैगन, ये सब पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।